हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने भारत की नदियों में अपवाह और अपवाह तंत्र के प्रकार बता दिए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो क्लास देखी होगी। तो आज की दोस्तों जो क्लास रहने वाली है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। तो आइए देर नहीं करते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं और उस हेडिंग का नाम क्या है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, एक हेडिंग दे देते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्लियर? ये है। अब दोस्तों ये जो आप आकृति देख रहे हो, तो भारत का जो मैप है, ऊपर लद्दाख नीचे जम्मू, वही मैंने हिस्सा बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयत्न करना। सिंधु नदी तंत्र में ये लद्दाख है ऊपर का हिस्सा, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर हिमाचल प्रदेश। तो वही दोस्तों मैंने हिस्सा उतना ही मैप का बना दिया। तो आइए जरा, तो दोस्तों अब गौर से थोड़ा सा समझना, आप लोग बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझना। क्या है दोस्तों, यहां पर अगर बात करें इस वाले हिस्से में, तो एक झील पड़ती है दोस्तों, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। क्लियर दोस्तों? मानसरोवर झील, यहां पर आपकी एक झील पड़ती है मानसरोवर झील। ठीक है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस मानसरोवर जो झील के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है, छोमा युंगडुंग ग्लेशियर। छोमा युंगडुंग ग्लेशियर, छोमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये दोस्तों कहां पर पड़ेगा? मानसरोवर झील के पास में छोमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है कहां पर दोस्तों? तो इसकी बात करें, ये आपका कहां पर पड़ेगा? तिब्बत में। तिब्बत में। क्लियर? तिब्बत में एक झील पड़ती है मानसरोवर झील, और उसी के पास में दोस्तों है छोमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब दोस्तों अगर बात करें तो जरा देखो, ये जो छोमा युंगडुंग ग्लेशियर है, छोमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां से एक नदी दोस्तों ऐसे निकलती है और ऐसे होते हुए यूं ऐसे टर्न लेती है और ऐसे होते हुए यहां पर के आकर के दोस्तों ये नदी आपका गिर जाती है ऐसे। और जहां पर दोस्तों ये नदी गिरती है उस जगह का नाम क्या है? अरब सागर। अरब सागर। क्लियर? तो ये नदी कहां पर आकर के गिर जाती है? अरब सागर में आकर के गिर जाती है। ठीक है। अब जो ये नदी आप दोस्तों देख पा रहे हो, ये जो नदी आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। क्लियर? क्या नाम है? सिंधु नदी। इसकी दोस्तों जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई वो सिंधु नदी की कितनी है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर बात करें भारत में जो इसकी लंबाई है, भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर। ठीक है। तो सिंधु की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन वहीं पर भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर है। उद्गम कहां से होता? मानसरोवर झील के पास छोमा युंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू ग्लेशियर एक और है। कहां पर है दोस्तों? तिब्बत में है। तिब्बत में है। ठीक है। तो ये यहां से निकलती है, तिब्बत में जगह का नाम है। क्लियर? और बातें देख लेते हैं दोस्तों जरा। तो दोस्तों ये एक जगह दिख रही होगी आपको जहां से ये भारत में प्रवेश कर रही है। तो सिंधु नदी जहां से भारत में प्रवेश दोस्तों कर रही है, उस जगह का दोस्तों नाम है दम चौक। दम चौक। क्लियर? क्या नाम है? दम चौक। तो दम चौक से सिंधु नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। प्रवेश करती है कहां से? दम चौक में। ठीक है। तो दम चौक से नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है दोस्तों। क्लियर? आगे अगर दोस्तों हम लोग बात करें, आगे अगर बात करें तो भारत से बाहर दोस्तों ये नदी कहां से निकलती है? तो इस जगह का दोस्तों नाम है चिल्लास।
क्या नाम है? चिल्लास। ठीक है, तो भारत से ये बाहर कहां से निकलती? चिल्लास। और भारत में प्रवेश कहां से करती? दमचौक। क्लियर? चिल्लास से बाहर निकलती और दमचौक में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके बाद हम लोग और आगे अगर बात करें तो जरा देखना दोस्तों, यहां पर मैंने आपको श्रेणी बताई हुई थी कुछ इस तरीके से। एक श्रेणी इस तरीके से मैंने बताई हुई थी, ये श्रेणी इस तरीके से, और एक बच्चों मैंने आपको श्रेणी यहां बताई हुई थी इस तरीके से। क्लियर? ये ऐसे दो श्रेणी मैंने आपको बताई हुई थी। ठीक है, ये ठीक है, दो श्रेणी। अब इन दोनों श्रेणियों का बच्चों नाम क्या है? तो जरा देखते हैं क्या नाम है। तो इस श्रेणी का दोस्तों नाम है लद्दाख श्रेणी। कौन सी? लद्दाख श्रेणी। क्लियर? लद्दाख श्रेणी इसका नाम है। और ये जो श्रेणी है इसका नाम है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। क्लियर? तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि जो सिंधु नदी है वो किन दो श्रेणियों के मध्य से होकर के जाती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर के जाती है सिंधु नदी। और यहां पर दोस्तों ये जो जगह देख रहे हो, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, क्लियर, ये जो जगह आप लोग देख पा रहे हो, और इस जगह का दोस्तों नाम क्या है? ये जो जगह, इस जगह का दोस्तों नाम है भूंजी। क्या नाम है? भूंजी। तो भूंजी नामक स्थान पर ये दोस्तों सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है, गर्त का निर्माण करती है। यानी कि भूंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, गर्त का क्या करती है? निर्माण करती। कहां पर? भूंजी नामक स्थान पर, भूंजी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों आप लोग बात ध्यान रखना, भूंजी जो जगह है वहां पर ये नदी सबसे गहरे गर्त का क्या करती है? निर्माण करती है। आइए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखो, यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो एक ग्लेशियर पड़ता है इस वाले हिस्से में, जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। क्या नाम है? रीमो ग्लेशियर। ठीक है, रीमो ग्लेशियर। और इस रीमो ग्लेशियर से दोस्तों गौर करना, इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी ऐसे आती है और सिंधु में दोस्तों ये नदी मिल जाती है। ठीक है, इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी आती, सिंधु में मिल जाती है। और दोस्तों इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? इस नदी का जो है नाम है आपका, नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी। श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी जो रीमो ग्लेशियर से आपकी आती है, नदी का नाम क्या? श्योक नदी। ठीक है, दोस्तों का दिख ना रहा हो, इसको और थोड़ा साफ करें। यहां से ये आई और इधर मिल गई। ठीक है, और इस नदी का नाम जो है श्योक नदी। श्योक नदी। क्लियर? ठीक है, अब क्लियर हुआ? तो रीमो ग्लेशियर से एक नदी आपकी कौन सी आती है? श्योक नदी आपकी आती है। आइए आगे दोस्तों अगर बात करें तो जरा देखो, जम्मू कश्मीर में दोस्तों बात करें इस हिस्से में, तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है और इस झील का नाम क्या है? शेषनाग झील। शेषनाग झील ये आपकी कहां पड़ती? जम्मू कश्मीर में। और इस शेषनाग झील से दोस्तों एक नदी ऐसे निकलती है। क्लियर? शेषनाग झील से नदी आपकी निकल रही। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर आपका एक राज्य पड़ता है एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एचपी। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक दर्रा मिल जाएगा और उस दर्रे का नाम क्या? बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा। ये दोस्तों दर्रा कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। और इस हिमाचल प्रदेश से एक नदी ऐसे निकलती है। ठीक है,
बाड़ा लाचा दर्रा। ये नदी ऊपर से ऐसे आ रही, इसमें मिल जाएगी, और इधर से ये नदी ऐसे जा रही है, ये क्लियर। अब दोस्तों जरा देखना, ये जो शेषनाग झील से नदी यहां से आई है, इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम, झेलम। और ये जो नदी दोस्तों आई हुई है आपकी बाड़ा लाचा दर्रा से, इस नदी का नाम है चिनाव। क्या नाम है? चिनाव। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा से एक नदी आती है जिसका नाम है चिनाव। इसकी दो धाराएं हैं दोस्तों, चिनाव, चंद्र एवं भागा। चंद और भागा दो धाराएं निकलती हैं और टंडी नामक स्थान पर मिल जाती, वहीं से इसका नाम चिनाव पड़ जाता है। जगह का नाम क्या? टंडी। वहीं से इसका नाम दोस्तों क्या पड़ जाता? चिनाव पड़ जाता। टंडी नामक स्थान पर, वहीं से इसका नाम चिनाव पड़ जाता है, चिनाव। क्लियर? ठीक है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों इसी हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, इसी हिमाचल प्रदेश में, तो जरा देखना, इसी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यहां पर एक जगह है रोहतांग दर्रा। जगह का नाम क्या है? रोहतांग दर्रा। ठीक है। इस रोहतांग दर्रा से एक नदी ऐसे आती है और ये भी चिनाव में मिल जाती है। और दोस्तों इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी। क्लियर? रोहतांग दर्रा से आती, जो मिल जाती है। और इसके बाद दोस्तों इसी हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है ब्यास कुंड। कौन सा? ब्यास कुंड। क्लियर? और हिमाचल प्रदेश में, और इसी ब्यास कुंड से एक नदी ऐसे आएगी, ये भी चिनाव में मिल जाती है। और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? ब्यास नदी। क्या नाम है? ब्यास नदी। ब्यास नदी। ठीक है। क्या नाम है? ब्यास नदी। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें अगर, तो जरा देखना, यहां तिब्बत में दोस्तों आते हैं तो तिब्बत में एक झील पड़ती है राकसताल झील। राकसताल झील। राकसताल झील। राकसताल झील। और ये दोस्तों कहां पर पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है राकसताल झील। क्लियर? और इस राकसताल झील से एक नदी ऐसे आती है और ये ब्यास में पंजाब में जगह है, वहीं पर मिल जाती है। और दोस्तों पंजाब में जहां पर ये मिलती है उस जगह का दोस्तों क्या नाम है? हरीके बैराज। हरीके बैराज। हरीके बैराज। और ये जगह कहां पर पड़ती है? पंजाब। ठीक है। और ये जो खूबसूरत सी नदी आई हुई है, इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी। क्लियर? इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी। ठीक है। नदी का नाम क्या है? सतलज। तो जरा दोस्तों देखो, शेषनाग झील आपको दिख रही होगी, जम्मू कश्मीर में है, यहां से झेलम नदी आती है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा से चिनाव नदी, रोहतांग दर्रा से रावी नदी, हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से ब्यास नदी, और राकसताल झील तिब्बत से सतलज नदी आती है। अब ये दोस्तों 5 नदियां हो गई, 5। और इन पांचों की दोस्तों नदियों की जो संयुक्त धारा है, पांचों नदियों की संयुक्त धारा ये आपकी यहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती है। और जहां पर सिंधु नदी में मिलती है उस जगह का नाम दोस्तों क्या? मिठानकोट। मिठानकोट। मिठानकोट कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ठीक है। उस जगह का दोस्तों नाम क्या? मिठानकोट। और मिठानकोट कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में मिठानकोट पड़ेगा। ठीक है। तो मैं उस जगह का नाम लिख देता हूं, जहां पर ये सभी नदियां मिल रही हैं उस जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में है। और इन पांचों नदियों की संयुक्त धारा सिंधु में पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
ठीक है। तो जरा देखो, सिंधु नदी का बहाव इस तरीके से है, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, ये मेरी दाया हाथ है, तो ऊपर से जो नदियां आएंगी दाएं तरफ की हो जाएंगी, ये बायां हाथ है तो नीचे वाली नदियां बाएं तरफ की हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, जिस नदी का बहाव जिस दिशा में हो आप उसी दिशा में खड़े हो जाइए, अपना दाया बाया देख लो। तो ये मेरा बाया हाथ है, तो ये बाएं तरफ की नदियां हो गई, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये आपकी कहां की हो गई? बाएं तरफ की नदियां हो गई, बाएं तरफ की नदियां हो गई। ठीक है। तो एक बार दोस्तों फिर से देखो, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में प्रवेश कहां से करती? दमचौक से। भारत से बाहर कहां से निकलती? चिल्लास से। गूंजी नामक स्थान पर सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से होकर के कहां पर गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, इतने का स्क्रीनशॉट लो। फिर दोस्तों हम लोग और कुछ इसमें नई बातें देख लो। चलिए ले लिया होगा। अब आइए कुछ बातें और देख लेते हैं। दोस्तों जरा देखो, दोस्तों यहां पर एक ग्लेशियर हमें मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर। थोड़ी उधर है लेकिन जगह कम है, तो इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन रेड कलर से लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें, इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी दोस्तों निकलेगी इस तरीके से, और ये डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलेगी। कहां मिल जाएगी? श्योक में मिल जाएगी, श्योक में। और इस नदी का जो है नाम क्या है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। ठीक है, इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? नुब्रा नदी। ठीक है, तो डायरेक्ट ये उसमें सिंधु में नहीं मिलेगी, बल्कि श्योक में ये जाकर के मिल जाएगी, श्योक में। और इस नदी का दोस्तों नाम क्या है? नुब्रा। ठीक है, तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, श्योक में मिल जाती है। रीमो ग्लेशियर से श्योक नदी निकलती, ये डायरेक्ट सिंधु में आती है। तो ध्यान देना, श्योक की सहायक नदी कौन सी हो गई? नुब्रा हो गई, नुब्रा। तो ये दोस्तों आपका था सिंधु नदी। आइए अब इसी में हम लोग आगे और देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखो दोस्तों, यहां पर अगर बात करें इस वाले हिस्से में, तो एक पर्वत पड़ता है, और उस पर्वत का दोस्तों नाम क्या है? तो आइए देखते हैं। इस वाले हिस्से में एक पर्वत पड़ता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जिसका नाम दोस्तों क्या है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, और इस दोस्तों इस हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो देखो, एक नदी दोस्तों ऐसे आएगी, इस हिंदू कुश पर्वत से एक नदी आएगी इस तरीके से दोस्तों। वो नदी आएगी ऐसे, और सिंधु में वो नदी मिल जाती है। क्लियर? सिंधु नदी में वो नदी मिल जाती है। इस नदी का दोस्तों नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी है? काबुल नदी। काबुल नदी। क्लियर? इस नदी का नाम क्या है? काबुल नदी। तो अगर आपसे कहे काबुल नदी कहां से निकलती है, तो हिंदू कुश पर्वत से। ठीक है, और किस कहां? पाकिस्तान में है, और सिंधु में आकर के ये नदी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो यहीं पर एक पर्वत पड़ता, कोहे पर्वत। कौन सा पर्वत? कोहे पर्वत। क्लियर दोस्तों? कोहे पर्वत। और इस कोहे पर्वत से दोस्तों एक नदी निकलती है, एक नदी, और वो नदी ऐसे आकर के सिंधु में मिल जाती है। और इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? कुर्रम नदी। ठीक है, कुर्रम नदी। कुर्रम नदी। क्लियर? कुर्रम नदी। तो कुर्रम नदी कौन से पर्वत से निकलती? कोहे पर्वत से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। और काबुल नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। क्लियर दोस्तों? आगे अगर बात करें दोस्तों, तो यहीं पर एक पर्वत और पड़ता है,
और दोस्तों इस पर्वत का नाम क्या है? कोहनाक पर्वत। कोहनाक पर्वत। कोहनाक पर्वत। क्लियर? क्या नाम है? कोहनाक पर्वत। और दोस्तों इस कोहनाक पर्वत से एक नदी निकलती है, और जो नदी दोस्तों इस कोहनाक पर्वत से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है, ठीक है, इस नदी का नाम है गोमल। गोमल। क्या नाम है? गोमल। क्लियर? इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? गोमल है। गोमल नदी। गोमल नदी। ठीक है? इस गोमल की दोस्तों बात अगर करें तो जरा गौर करना, इस नदी का नाम क्या है? गोमल। एक मिनट दोस्तों, जरा ये सही कर दूं। देख रहा? बिल्कुल। आइए, अब दोस्तों ये जो नदी है इसका नाम क्या है? गोमल नदी। और कौन से पर्वत से निकलती है दोस्तों? कोहनाक पर्वत से। कोहनाक। क्लियर? तो ये दोस्तों आपका सिंधु नदी तंत्र था। तो जैसे ये जो सिंधु नदी गई है, कौन सी नदी? जरा देखते हैं। ये जो सिंधु नदी गई है, ये वाली सिंधु नदी, इसका बहाव दोस्तों इस दिशा में है, तो ये मेरा दायां हाथ है, तो ऊपर वाली नदियां दाएं तरफ की हो गई, और ये बायां हाथ है तो नीचे वाली नदियां बाएं तरफ की नदियां हो गई। कहाँ की हो गई? बाएं तरफ की। ठीक है दोस्तों? तो देखो, उद्गम कहां से? मानसरोवर झील के पास सोमायुंगडुंग ग्लेशियर से। लंबाई ये भारत में दम चौक से प्रवेश करती है, और चिल्लास से नदी क्या निकलती है? बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर इसमें कुछ और बातें करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें सिंधु नदी। क्लियर? तो कुछ सिंधु नदी पर स्पेशल बातें कर लेते हैं। इस सिंधु नदी पर, सिंधु नदी। क्लियर? कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है? तो इसका सिंधु नदी पर कुछ स्पेशल बातें आइए करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम वो दोस्तों कहां से होता है? तो मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। ठीक है? मानसरोवर झील। और इस झील के पास दोस्तों कौन सा ग्लेशियर है? चोमायुंगडुंग ग्लेशियर। चोमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों? चोमायुंगडुंग ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर दोस्तों कहां पर है? तिब्बत में है। तिब्बत में। इस सिंधु नदी की दोस्तों जो लंबाई है, वो कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। क्लियर? भारत में ये दोस्तों भारत में जो इसकी लंबाई है, तो भारत में जो इस सिंधु नदी की लंबाई है वो कितनी है? 1114 किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है? भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। भारत में दोस्तों ये प्रवेश कहां से करती है? तो भारत में प्रवेश, तो भारत में दोस्तों ये नदी सिंधु कहां से प्रवेश करती है? तो दम चौक से। दम चौक। दम चौक। क्लियर? और भारत से बाहर कहां से निकलती है? भारत से बाहर, तो भारत से बाहर दोस्तों ये जो निकलती है, एक जगह का नाम है चिल्लास। 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 क्लियर? चिल्लास से दोस्तों ये क्या? भारत के बाहर निकलती है। तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर। भारत में प्रवेश दम चौक से, और भारत से बाहर कहां से निकलती है? चिल्लास से। ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर और आगे इसी में और कुछ चीजें देखते हैं नई। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो जरा दोस्तों देखो, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। क्लियर? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर। ठीक है? सिंधु नदी की लंबाई। इसके बाद दोस्तों सतलज की जो लंबाई है
सतलज, सतलज नदी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद दोस्तों चिनाव की अगर बात करें तो चिनाव की जो लंबाई है वो कितनी है? चिनाव नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें रावी नदी, तो रावी नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 725 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें झेलम, झेलम जो नदी है, झेलम नदी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है। और ये दोस्तों जो झेलम नदी है, झेलम, इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा। इसकी एक कौन सी नदी है? सहायक नदी। और सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा, किशन गंगा। ठीक है। तो झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं कुछ बातें और अगर आगे करें तो इसके बाद और इधर देख लेते हैं। फिर एक नदी कौन सी बच गई? ब्यास। ब्यास नदी की जो लंबाई है, ब्यास नदी की जो लंबाई वो कितनी है? 470 किलोमीटर। ठीक है। तो ये दोस्तों अगर आपसे कहे इन नदियों को लंबाई के अनुसार क्रम में लगाएं तो लंबाई के अनुसार ऐसे लगेगा। सबसे लंबी सिंधु नदी, फिर सतलज, फिर चिनाव, रावी, झेलम और ब्यास। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों देखो ये जितनी भी मैंने नदी लिखी है सिंधु की, ये सब सिंधु की अगर आपसे पूछे किस तरफ की नदियां हैं तो ये सब आपकी बाएं तरफ की नदियां हैं। बाएं तरफ की नदियां हैं, बाएं तरफ की नदियां हैं। ये जितनी भी नदी मैंने लिखी है सिंधु के, सब बाएं तरफ की नदियां। कैसे हैं दोस्तों? तो जरा देखो, ये सिंधु नदी ऐसे गई तो ये मेरा बायां हाथ है, तो नीचे वाली जितनी नदियां बाएं तरफ की होंगी तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ये सब बाएं तरफ की नदियां हैं। बाएं तरफ की नदियां हैं तो वही मैंने भी लिख दिया हुआ। तो अगर कहे बाएं तरफ की नदियां कौन है तो ये। ठीक है। चले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों अगर आपसे कहे दाएं तरफ की नदियां, दाएं तरफ की नदियां, तो दाएं तरफ की दोस्तों नदियों में कौन सी है? तो देखो है श्योक नदी है, श्योक, श्योक के बाद काबुल, काबुल के बाद कुर्रम, कुर्रम के बाद गोमल, कुर्रम, और कुर्रम के बाद कौन सी है? गोमल, गोमल। ठीक है। ये सब आपकी सिंधु की दाएं तरफ की नदियां हो गई, दाएं तरफ की। और दोस्तों अगर आगे बात करें तो जरा देखो, एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी घाटी समझौता, सिंधु नदी घाटी समझौता। ये दोस्तों एक समझौता किया गया था, सिंधु नदी घाटी समझौता। क्लियर। इस पर क्या कहानी है? इस समझौते की दोस्तों अगर बात करें तो ये जो सिंधु नदी घाटी जो समझौता है दोस्तों, ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1960 में। क्लियर। और किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो किसके मध्य हुआ था? एक भारत देश था और दूसरा पाकिस्तान था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु नदी घाटी समझौता हुआ था, सिंधु नदी घाटी समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अब दोस्तों मन में आएगा कि ये जो समझौता हुआ था इसमें आखिर हुआ क्या था? तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 कौन कौन नदियां हैं जरा देखना। ऊपर की जो 3 नदियां हैं जैसे सिंधु हुई, क्लियर, सिंधु, सिंधु के बाद झेलम और झेलम के बाद चिनाव। ये ऊपर की तीन नदियां हो गई, सिंधु, झेलम और चिनाव।
तो इस समझौते में दोस्तों कहा क्या गया था, ऊपर की जो 3 नदियां सिंधु झेलम चिनाव, क्लियर, इन 3 नदियां जो है, इन 3 नदियों का 80% जो जल यूज करेगा, जल वो कौन करेगा, पाकिस्तान, पाक। और 20% जो जल यूज करेगा वो कौन करेगा, भारत, भारत। ठीक है, पहला इसमें समझौते में ये पॉइंट था कि 80% जो जल इन तीनों नदियों का पाकिस्तान यूज करेगा और 20% कौन करेगा, भारत। और दूसरा पॉइंट क्या थे, नीचे के 3 चुनाव के बाद कौन 3 बच गई, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 बच गई, सतलज, सतलज। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 नदी बच गई, तो इसका 80% जो जल रहेगा वो कौन यूज करेगा, भारत, क्लियर। और 20% जो जल है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, इसी समझौते को ही सिंधु नदी घाटी समझौता कहा गया। इसी समझौते को ही दोस्तों क्या कहा गया, सिंधु नदी घाटी समझौता कहा गया। इस समझौते को क्या कहा गया, सिंधु नदी घाटी समझौता। ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव, इनका 80% जल पाकिस्तान और 20 भारत। नीचे के 3 नदियों का 80 भारत, 20 पाकिस्तान। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक नाम आपने सुना होगा, दोआब किसे कहते हैं, दोआब दोस्तों नाम सुना होगा। ठीक है, तो दोआब किसे कहते हैं, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि, बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब कहते हैं। तो 2 नदियों की जो बीच की भूमि होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, दोआब कहलाती है। जैसे में आओ जरा चित्र पर आओ, ये है चित्र दोस्तों। जैसे ये सिंधु नदी हो गई सबसे ऊपर, ये झेलम। अब इसके जो बीच का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। जैसे ये ब्यास नदी, ये सतलज हो गई, तो इसके बीच में ये जो पार्ट है काला काला आपको दिख रहा बीच में, ब्यास और सतलज के, तो ये क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। तो 2 नदियों की बीच की भूमि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, दोआब। अब दोस्तों मामला ये उठा कि भाई कौन कौन से दोआब पाए जाते हैं दोनों नदियों के मध्य में। तो यहां से दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कौन कौन, तो सिंधु और झेलम के मध्य में जो दोआब मिलेगा, सिंधु और झेलम नदी, इनके मध्य में दोस्तों जो दोआब मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। क्लियर, सिंधु और झेलम नदी, चित्र में जो मैंने बताया था फिर से आप देख लो। ठीक है, देखो ऊपर की ये सिंधु नदी, ये झेलम, तो बीच में जो दोआब मिल रहा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। ठीक है, बीच में जो दोआब का क्षेत्र मिल रहा सिंधु और झेलम के मध्य में क्या कहते हैं, सिंध सागर दोआब। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने लिखा हुआ है कि इनके मध्य में सिंध सागर दोआब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद झेलम और चिनाव नदी के मध्य में दोस्तों जो मिलेगा, झेलम और चिनाव, झेलम डैश चुनाव। ठीक है, इन 2 नदियों के मध्य में जो दोआब हमें मिलेगा वो दोस्तों कौन सा रहेगा, चाज दोआब, चाज दोआब। ठीक है, कौन सा दोआब रहेगा, चाज दोआब। ठीक है, इसके बाद चिनाव और रावी नदी के मध्य में जो दोआब मिलेगा, चुनाव और रावी नदी के मध्य में दोस्तों जो हमें दोआब मिलेगा उसका नाम क्या है, रचना दोआब, रचना दोआब, रचना दोआब। क्लियर, रचना हमें मिलेगा।
और चौथा दोस्तों अगर बात करें तो रावी और अगला दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अगला क्या हो जाएगा, रावी और ब्यास नदियों के मध्य में, रावी डैश और ब्यास नदी, ठीक है। इनके मध्य में जो दोस्तों रावी और ब्यास नदी के मध्य में जो दोआब मिलेगा उसका नाम दोस्तों क्या है, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब, ठीक है। क्या नाम है, बिष्ट दोआब। तो इन दो नदियों के मध्य में जो हमें दोआब क्षेत्र मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिष्ट दोआब, ठीक है। तो ये आपके दोआब वाले क्षेत्र थे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब, ये हो गए, ठीक है। तो दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती, सिंधु और झेलम के मध्य में सिंध सागर, झेलम और चिनाव के मध्य में चाज, चिनाव और रावी के मध्य में रचना दोआब, और रावी और ब्यास के मध्य में आपका कौन सा हो जाएगा, बिष्ट दोआब। एक नदी दोस्तों और कोई बच गई है, उसका नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा दोस्तों यहां पर ये मिस्टेक हुई है, ये जो है रावी और ब्यास के मध्य में हमें बारी दोआब मिलेगा, क्लियर, बारी। अब जो बच गई वो कौन सा रहेगा, ब्यास और सतलज। वही मैं सोच रहा था एक नदी कोई बच रही, दोआब चाल लिख पाए, तो ब्यास और सतलज के मध्य में बिष्ट दोआब, ये रहेगा दोस्तों कौन सा, बिष्ट दोआब। 5 हो गए, ये आपका है, क्लियर, ये है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, और दोआब सिंधु और झेलम नदी के बीच की जो भूमि है वहां पर सिंध सागर दोआब पाया जाता है। झेलम और चिनाव नदी के जो बीच की भूमि है चाज दोआब पाया जाता है। चिनाव और रावी नदी के बीच की भूमि पर रचना दोस्तों दोआब पाया जाता है, रचना, ठीक है। और रावी और ब्यास के मध्य में बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के मध्य में बिष्ट दोआब, बिष्ट, ठीक है दोस्तों। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका सिंधु नदी तंत्र था जो आप लोगों ने देखा समझा, और उम्मीद करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, लिखें विधिवत दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कल दोस्तों हम लोग गंगा नदी तंत्र में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।